हेलो गाइस, वेलकम टू द जियो जिंदगी विद सूरज। मैं सूरज आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो को आपने जो रिस्पांस दिया उसके लिए थैंक यू। उसमें जो ऑडियो ख़राब था उसमें मैंने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का सब्जेक्ट है एवरीथिंग अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में सब कुछ, हु, व्हाट, व्हेन, फेयर, फाई एंड हाउ। इन सब जो सवाल है इस सब सवाल का जवाब देने का मैं कोशिश करूँगा। इसके लिए मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड किया है। उसके लिए क्या क्या चाहिए, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कितने अटेम्प्ट्स है, क्या एज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अबाउट मी, माई सेल्फ सूरज, डिड BSc Agriculture, cleared twice UPSC CDS, appeared twice for SSB interview, and nowadays I am preparing for UPSC Civil Services. So जैसे मैंने पहले बताया, ऑल अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज, एलिजिबिलिटी, एज, अटेम्प्ट्स, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न। तो पहले तो हम देखते हैं कि यूपीएससी मीन्स क्या, इसके बाद क्या होता है, फाइनल रिजल्ट क्या आने के बाद क्या होता है, क्या मिलता है, जिससे कौन सी पोस्ट मिलती है। तो ओवरऑल ऑन ए लार्जर स्केल जो लोगों को पता है, जिसके लिए हम मीन्स कॉमन है यूपीएससी मीन्स क्या। तो यूपीएससी मीन्स कलेक्टर, एसडीएम, और यूपीएससी मीन्स जो एसपी रहता है, एसएसपी रहता है या डीसीपी, ये चीज़ें ये सब हमको पता है। ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन ये दो ही पोस्ट नहीं है यूपीएससी में। यूपीएससी में बहुत सारे पोस्ट है, तो ये पोस्ट देख लेंगे। ये देखो, ये सारे 19 जो सर्विसेज है वो इंक्लूडेड है यूपीएससी में। तो वो एक एक करके देखते हैं। पहला है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसमें से ही आपका कलेक्टर बनता है। उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस, जो हमारे एम्बेसडर रहते हैं ना बाहर के देशों में, जो हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन जो संभालते हैं वो लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले होते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस है, हम सबको पता है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर ग्रेड ग्रुप ए, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन P&T अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इंडियन रेवेन्यू कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स कस्टम एंड एक्साइज वाले, और इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स ये दोनों में डिफरेंट है। ये है इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरी है इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स। उसके बाद है इंडियन ट्रेड सर्विस। उसके बाद है आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी। उसके बाद है दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली सिविल सर्विसेज डानिश ग्रुप बी। उसके बाद है दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर गवर्नमेंट स्ट्राइव्स दादरा। इसके बाद ये जो बीच में है ना, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्क फोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस वुमेन कैंडिडेट्स, ये जो है ना ये गलती से कॉपी हो गया है। इसमें ये बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन आता है ना उसमें भी नीचे एक लाइन देता है कि गवर्नमेंट वो जेंडर इक्वालिटी के लिए कोशिश करता है। तो ये लाइन है वो दानिश पुलिस सर्विस है। उसके बाद है पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। इसके लिए एज कितना चाहिए, एज लिमिट क्या है। ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 32 मीन्स 21 से 32 के बीच में एज है। ये जनरल कैटेगरी ले गए। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए एज क्राइटेरिया है। बाकी इसमें कंसेशन भी है, तो किस किस कैटेगरी के लिए कितना कितना कंसेशन है वो देखते हैं। +5 years टू शेड्यूल कास्ट और ए शेड्यूल ट्राइब मीन्स 32 +5 years फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद है +3 years in case of candidate belong to OBC other backward classes who are eligible to avail मीन्स OBC में भी दो क्राइटेरिया, दो कैटेगरी रहती है, एक क्रीमी लेयर एक नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर रहते हैं उनके एक इनकम क्राइटेरिया, उसके ऊपर वो क्रीमी लेयर में आते हैं, तो उनको ये OBC वाला रिजर्वेशन लागू नहीं पड़ता। तो इनको +3 साल कंसेशन से मीन्स 32 +3 35। उसके बाद है +5 years, एक किन लोगों के लिए ये देखते हैं। +5 years इन द केस ऑफ ex-servicemen including commissioned officers and emergency commissioned officers, short service commissioned government stripes। तो ये फिर से वो वुमन वाली लाइन कॉपी हो गई है, सॉरी फॉर दैट।
उसके बाद जो ऑफिसर्स हु हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 5 ईयर मिलिट्री सर्विसेज, मीन्स जो आर्मी में जो शॉर्ट सर्विसेज करके जो ऑफिसर्स आए हैं या जिन्होंने एटलीस्ट 5 ईयर्स की सर्विसेज दी है आर्मी में, कमीशनड ऑफिसर बोल के, उनको +5 ईयर का एक्सटेंशन है, मीन्स 32 + 5 37। उसके बाद है +10 ईयर टू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो भी PWD है, मीन्स जो पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, मीन्स उनको हम दिव्यांगजन लोग बोलते हैं, उनके लिए है A +10 मीन्स 32 + 10 42। नेक्स्ट है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए ये देखो। ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग एनी डिग्री BA BCom BSc बट नॉट इंक्लूड डिप्लोमा। ये जो इंक्लूड एनी डिग्री BA BCom BSc बट नॉट इंक्लूड डिप्लोमा, ये मैंने ऐड कर दिया है। तो इनका क्राइटेरिया ये है कि डिग्री, कौन सी भी डिग्री चाहिए, मीन्स हमारे यहाँ BA भी चलेगा, BCom भी चलेगा, BSc भी चलेगा, लेकिन जो डिप्लोमा रहते हैं ना, जो डिप्लोमा इन टीचर्स या हमारे जो इंजीनियरिंग वाले डिप्लोमा रहते हैं वो नहीं चलेंगे। उसके बाद जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए एक क्राइटेरिया है, मीन्स उनके लिए एक दूसरा एक ये है, देखो कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द फाइनल प्रोफेशनल MBBS और एनी अदर इक्विवेलेंट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन but have not completed their internship will be provisionally admitted to the civil services examination provided they submit along with their application a copy of certificate from the concerned authority of university or institution that they have passed the request final professional examination। मीन्स जो इंटर्नशिप के लिए है वो भी एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से वो सर्टिफिकेट देना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पास किया ऐसा करके। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मीन्स हर किसको अटेम्प्ट्स कितनी बार अटेम्प्ट करने को मिलता है। एवरी कैंडिडेट अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन शैल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट्स एट द CSE, मीन्स 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं जनरल कैटेगरी के। उसके बाद इसमें भी कंसेशन है, देखो रिलैक्सेशन है। SC एंड ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। उसके बाद जो OBC अदर बैकवर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 9 अटेम्प्ट है, और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है उनको 9 अटेम्प्ट है, जो जनरल EWS और OBC कैटेगरी में आते हैं, और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी SC कैटेगरी में आते हैं उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। उसके बाद इस एग्ज़ाम की फ़ीस देखो, इस एग्ज़ाम की फ़ीस 100 रुपीज़ है, एक्सेप्ट मीन्स जो SC ST पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट उनको इसकी फ़ीस नहीं है, बाकी सबको 100 रुपये फ़ीस भरनी पड़ती है। प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, एग्ज़ाम के क्या स्टेजेस होते हैं। एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होते हैं, ये देख लो। द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्राइजेस 3 सक्सेसिव स्टेजेस। पहली रहती है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप रहती है, वो 4 MCQ टाइप ABC, उसमें से एक जो आंसर राइट है उसको सर्कल करना, वो टाइप की। उसके बाद सेकंड रहती है सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, वो रिटर्न रहती है, वो सब्जेक्टिव रहती है, उसमें जो हम ऐसे विषय लिखते हैं ना उस टाइप में, वो सब्जेक्टिव टाइप में लिखना पड़ता है। और तीसरा स्टेज रहता है वो फाइनल इंटरव्यू टेस्ट रहता है। चलो एक एक करके इनको डिकोडेड करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या होता है ये देखते हैं। Both the question papers will be of the objective type, multiple choice question, and each will be 2 hours duration. Each paper of 200 marks, GS1 and GS2। 2 पेपर रहेंगे प्रीलिम्स में, एक GS1 का पेपर रहेगा, एक GS2 का। GS1 का 2 आवर का पेपर रहेगा, GS2 का भी 2 आवर्स का, और दोनों को 200 मार्क रहेंगे। The general studies paper second of the civil services examination will be qualifying paper with minimum qualified marks fixed at 33%। मीन जो पेपर सेकंड रहता है उसमें मेरिट नहीं लगता, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। मीन्स 200 में से 66 33% करो 200 का, तो उतने मार्क आपको लाने पड़ते हैं। उसके बाद देखो द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर रहते हैं ना वो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। सिलेबस क्या है देखते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। पेपर फर्स्ट 200 मार्क 2 आवर, उसमें क्या क्या रहता है, करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी करंट रिलेटेड इवेंट्स रहते हैं, जो भी कोई नई गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च की, या कोई इंटरनेशनल रिलेशन में ट्रीटी हो गई, या कोई भी जो इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस इशू रहते हैं
तो वो उसमें से वो करंट अफेयर्स का आता है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 3-4 पार्ट आते हैं। पहला तो आता है आर्ट एंड कल्चर, जिसमें हमारे जो आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है आर्किटेक्चर, उसके बाद वो म्यूज़िक, लिटरेचर, ये सब आर्ट एंड कल्चर में आता है। उसके बाद एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया मीन्स प्राचीन भारत, जो प्राचीन भारत की जो हड़प्पा संस्कृति है, वैदिक कल्चर, वो सब आता है। उसके बाद मिडिवल। मिडिवल में मुगल, मराठा सल्तनत, राजपूत, ये सब आता है। और उसके बाद आती है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो ब्रिटिशर से फ्रीडम मिलाने के लिए चालू की थी इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसमें भी 2-3 फेज है, प्री गांधी इरा, गांधीयन इरा, ये सब रहता है। उसके बाद है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। उसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी मीन्स हमारा जो राज्य शास्त्र का जो पार्ट है वो है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, ये सब आता है। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये सब इकोनॉमी का पार्ट है। इसमें वो जीडीपी वगैरह, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब आती है चीज़ें। उसके बाद है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। मीन्स जो एनवायरमेंट रिलेटेड जो रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, अभी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए जो समिट हो रही है। उसके बाद एनवायरमेंट इकोलॉजी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब इसमें आते हैं। और जनरल साइंस मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जनरल साइंस है। ये हो गया पूरा प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट का। उसके बाद प्रीलिम्स का पेपर सेकंड का 200 मार्क का रहता है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मीन्स 200 से 33 परसेंटाइल। तो देखो उसमें क्या रहता है, कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन मीन्स हमारा एक पैसेज और उसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं उसका पैसेज में से आंसर करना वो। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्क फोर्स। हाँ, ये फिर से गलती से ये कॉपी पेस्ट हो गया। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी। उसके बाद बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, 10वीं लेवल तक का। डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, डाटा। मीन्स इसमें जब हम लार्जर स्केल पे देखोगे तो 3 पार्ट रहते हैं। एक इंग्लिश का पार्ट रहता है, एक मैथमेटिक्स का और एक लॉजिकल रीजनिंग का। मैथमेटिक्स में जो भी हमारे टाइम और डिस्टेंस वाले या जो भी कैलकुलेशन रहते हैं वो, और जो इंग्लिश में रहता है वो कॉम्प्रिहेंसिव वाला, और लॉजिकल रीजनिंग में जो हमारे चार्ट्स, ग्राफ, ये सब आते हैं उसमें, डिसीजन मेकिंग वाले वो। ये हो गए दोनों पेपर प्रीलिम्स के बारे में। ये सैम्पल पेपर देखो, जीएस पेपर 1 का ऐसा रहता है। एक क्वेश्चन दिया होता है, उसमें 1-2 स्टेटमेंट और उसमें खाली नीचे ABCD ये ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं। ये आपको ट्राई करना पड़ता है। और इसमें से ABC आपको जो आंसर शीट दी जाती है उसमें आपको OMR शीट बोलते हैं उसको आपके जो ये रिस्पॉन्सेस वो आप फिल करने पड़ते हैं। ये हो गया पेपर फर्स्ट का। ये पेपर सेकंड का कॉम्प्रहेंशन का मैंने एग्जांपल उठा दिया है। ये कॉम्प्रहेंशन इस टाइप का रहता है, ऊपर पैसेज और नीचे आपको उसके क्वेश्चन दिए होते हैं। अब देखो ये तो हो गया प्रीलिम के बारे में। उसका मेरिट कितना लगता है, तो पेपर सेकंड में तो आपको कोई मेरिट का इशू नहीं है। पेपर सेकंड में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन पेपर फर्स्ट का मेरिट लगता है, उस मेरिट से आपको वो फिल्टर आउट होकर आप मेंस को क्वालिफाई होते हैं। तो मैंने यहाँ 2019 का वो मेरिट कितना लगा है, कट ऑफ कितना लगा है वो यहाँ लाया है, आउट ऑफ 200 मार्क्स। जनरल का 98 है, EWS का 90 है, OBC 95.34, SC का 82 है, ST का 77.34, पर्सन विद डिसेबिलिटी का ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी 53.34, 44.66, 40.60, इनमें भी अलग अलग कैटेगरी है। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ देखो कि यार हाँ 50% से भी कम है, लेकिन यह मुश्किल रहता है। उसकी वजह से तो उसको टफ एग्ज़ाम बोलते हैं, नॉट दैट मच टफ, लेकिन हाँ करना तो पड़ता है, मुश्किल तो रहता है। अब आते हैं मेंस एग्ज़ाम की बारी। मेंस एग्ज़ाम का आपका मीडियम क्या रहता है, मीन्स अभी तो बहुत सारे लोगों को पता चला है कि हम हमारे लैंग्वेज में लिख सके, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके मीन्स क्या कन्फ्यूजन भी है कि हम हमारे लोकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं नहीं। तो देखो ये 22 लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में आप
आपकी मेंस एग्ज़ाम लिख सकते हैं, कंप्लीट मेंस एग्ज़ाम इसमें लिख सकते हैं। देखो कौन सा टेंटेटिव लैंग्वेज है, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, इन सब लैंग्वेज में आप अपनी मेंस लिख सकते हैं। चलो अब देखते हैं मेंस कैसा रहता है। मेंस के भी एक क्वालिफाइंग पेपर रहते हैं, 2 क्वालिफाइंग में, जिसमें लैंग्वेज टाइप के पेपर रहते हैं। उसमें पेपर ए रहता है, वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडिंग इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। में जो 8th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज है उसमें से एक लैंग्वेज आपको पेपर ए के लिए सिलेक्ट करते हैं। जनरली हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो सब है 8th शेड्यूल में, उनमें से हम एक लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। उसका 300 मार्क का पेपर रहता है। उसके बाद पेपर बी इंग्लिश का 300 मार्क का रहता है। इन दोनों पेपर में जो आपने एक लैंग्वेज सिलेक्ट की है उसमें 300 से आपको 25 परसेंटाइल लाना है, मीन्स 75 मार्क्स लाने पड़ते हैं। और इंग्लिश में भी 75 मार्क्स आपको, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है। इतने मार्क आ गएंगे तो आप इन दोनों पेपर में पास हो गए। इनको मार्क कैलकुलेशन, फाइनल रिजल्ट में कैलकुलेशन नहीं होता, लेकिन आपको ये दोनों पेपर पास करने ही पड़ते हैं। आपने ये दोनों पेपर पास नहीं किए तो आपके जो एग्ज़ाम वाले दूसरे पेपर है उनका इवैल्यूएशन नहीं होगा। तो चलो देखते हो कौन सा पेपर। तो ये टोटल 7 पेपर है। पेपर 1 एसए का रहता है, वो 250 मार्क का रहता है, 250 मार्क्स। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1, उसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। हम इसमें ये जो सिलेबस है वो हम पूरा देखेंगे डिटेल में। अभी जो ऊपर से जो लार्जेस्ट के लिए वो देखते हैं, वो 250 मार्क का है। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, वो 250 मार्क का। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 250 मार्क्स। उसके बाद पेपर 5 जनरल स्टडीज़ 4, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड 250 मार्क्स। उसके बाद आता है ऑप्शनल के 2 पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, वो 250 मार्क। टोटल 1750 मार्क तुम्हारी ये मेंस रहती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हम चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये टोटल 26 ऑप्शनल है, जिनमें से आप एक कौन सा भी ऑप्शनल चूज़ करते हैं, जिसके यहाँ देखे हुए हम 2 पेपर है, टोटल 500 मार्क के। तो देखते हैं ऑप्शनल कौन कौन से। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी, चौथा है बॉटनी, पांचवा है केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी और लिटरेचर वाले सब्जेक्ट है। लिटरेचर में इनमें से आप कौन सा भी एक लिटरेचर सिलेक्ट करते हैं। तो इनमें से कौन कौन से लिटरेचर है देखते हैं। आसामीज, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश। इन सब में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, जिसमें से ये जो 250 मार्क का पेपर 1, 250 मार्क का पेपर 2 है, 2 रहते हैं। चलो अब देखते हैं आगे। हाँ, अब डिटेल सिलेबस ऑफ मेंस में हमने जो आगे ये जो पेपर देखे 7 पेपर, इन 7 का हम डिटेल सिलेबस देखेंगे। ऑप्शनल का छोड़ के, ऑप्शनल के हर एक सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस देखेंगे तो वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम जो पहले 6 पेपर है उनका सिर्फ सिलेबस देखते हैं। पेपर 1 एसए, वो 250 मार्क का एसए का पेपर रहता है। इसमें उनका जो क्या है, उनको क्या एक्सपेक्टेड है वो देखो। कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for more effective and exact expression. तो इतने सारे उनके कंडीशंस हैं। जो टॉपिक दिया है उसको पकड़ के आपने ऐसे लिखना चाहिए, कंसाइजली लिखना चाहिए और उसमें एक क्या बोलते हैं फ्लो रहना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया है।
उसके बाद आता है हमारा वो पेपर सेकंड, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो इन सब का हम डिटेल सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। पहला है इंडियन कल्चर विल कवर द सेलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। जो हमारे जो पुराने टाइम से आज तक के जो आर्ट फॉर्म्स है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर मीन्स ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, या कोई भी फोर्ट के आर्किटेक्चर हो, लिटरेचर हो हमारे जो कौटिल्य, पाणिनि वाले लिटरेचर, आर्ट फॉर्म्स हो कौन से भी, डांस, म्यूजिक, ये सब इसमें आता है। उसके बाद आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज, इश्यूज। जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है वो फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा इसमें आता है, और अब तक का सब कुछ इसमें आता है। जब भी हमारी हिस्ट्री में हुआ है हमारे इंडिपेंडेंस तक, और इंडिपेंडेंस के बाद भी वो भी सब आएगा। अभी नीचे देखते हैं द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये सब आता है हमारे जो अलग अलग जो पार्ट है कंट्री में, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, इन सब ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे फ्रीडम में वो सब आता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। हमारा जो कंट्री था वो डिवाइडेड था स्टेट, छोटे छोटे स्टेट में, वो 500 लगभग स्टेट थे, उन सबको कंसोलिडेट करना, रीऑर्गेनाइज करना, ये इन सब पे भी इंक्लूड होता है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, विड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. Their forms, effects on the society. ये सब इंटरनेशनल जो वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो वर्ल्ड के हिस्ट्री में से ये सब आता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 हो गया, कोल्ड वार हो गया, जो नेशंस की बाउंड्री, और वेरियस आइडियोलॉजी जो है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इसमें। उसके बाद आता है सोसाइटी का पार्ट, सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडियन सोसाइटी के जो सेलेंट फीचर्स है वो जो जॉइंट फैमिली या कास्ट सिस्टम या बहुत सारी जो चीज़ें से वो इंडियन सोसाइटी में आती है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में आते हैं। उसके बाद आता है रोल ऑफ वुमन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, ये सब आता है। वुमन ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी और अर्बनाइजेशन, इन सब का। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। जो भी ग्लोबलाइजेशन हो गया है 1992 के बाद, जो थोड़ा ज़्यादा ये हुआ है एलपीजी रिफॉर्म लाने के बाद, तो उसका इंडियन सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हो गया है ये है। उसके बाद सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारे आइडियोलॉजीज है, इन पे ये इंक्लूडेड है। उसके बाद है सेलिंग फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी। उसके बाद है distribution of key natural resources across the world, including South Asia and the Indian subcontinent. Factors responsible for the location of primary, secondary, tertiary sector industries in various parts of, जो भी इंडस्ट्रीज रहते हैं उनके लोकेशन के पीछे क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वाटर, उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट और मैन पावर, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज एक्सेट्रा, जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफी फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप्स एंड फ्लोरा एंड फोना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। ये सब ग्लोबल वार्मिंग नहीं, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, और उसके बाद दूसरे जो जियोग्राफिकल फीचर्स इनके सब बारे में है। उसके बाद है पेपर 3 जनरल स्टडीज सेकंड, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। अब एक एक करके देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। उसके बाद है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग to the federal structure, devolution of power and finances up to the local level and challenges there। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल मीन्स सेंट्रल में एक गवर्नमेंट, स्टेट में एक गवर्नमेंट है, 2 लेवल गवर्नमेंट है, उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उनके जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है।
उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन एंड डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, जो हमारे जो वेरियस ऑर्गन्स है जो हमारे गवर्नेंस के, उसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ये है। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैरिजन है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ऐसा। उसके बाद पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। मीन्स पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर का भी दो रहते हैं, जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ऐसा। उसके बाद है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ministries and department of the government, pressure groups and formal informal associations and their role in the polity। उसके बाद है सैलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 का है, उसके जो सैलेंट फीचर्स है वो भी आते हैं इसमें। उसके बाद है अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, कैग है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है जो भी हमारी इलेक्शन कमीशन है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, जो भी बाकी बॉडीज़ है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए इंटरवेंशन करता है वेरियस सेक्टर में, वो इसमें आता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट के स्कीम भी में वो भी इसमें आते हैं। स्कीम नीचे है लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट के जो वेरियस पॉलिसीज़ है वो आते हैं। उसके बाद देखो डेवलपमेंट प्रोसेसेस and the development industries, the role of NGOs, self-help group, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders। उसके बाद welfare schemes for vulnerable sections of the population by the center and state and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of this vulnerable section। मीन्स जो भी vulnerable section है, पुअर है, SC/ST के जो कम्युनिटीज़ है, जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज है, उनके लिए जो गवर्नमेंट के स्कीम है वो इसमें आते हैं। उसके बाद इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। उसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस। उसके बाद ई गवर्नेंस के मॉडल्स है, सक्सेसेस है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके पोटेंशियल क्या है, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। उसके बाद रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज का क्या रोल है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट आता है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इंडिया और उसके जो नेबर के जो कंट्री है, देखो चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, ये सब। उसके बाद बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसमें अफेक्ट करने वाले जो भी एग्रीमेंट है, जैसे BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया उसमें इन्वॉल्व है लेकिन उसका इफेक्ट इंडिया पे आता है, तो वैसे एग्रीमेंट। उसके बाद इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे USA ने जो वीज़ा पे जो बैन लगाया था, H1B वीज़ा और लिमिटेशन लाई थी, उसका इंडिया के ऊपर रिपरकशंस क्या क्या होते हैं वो सब इसमें आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरम, जो यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसमें आते हैं। नेक्स्ट देते हैं पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें देखते हैं पहला क्या है, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। जो इकोनॉमिकल रिलेटेड जो रहते हैं हमारे जो 5 ईयर प्लान वाला प्लानिंग है,
रिसोर्सेज कलेक्ट करना, उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट, जीडीपी, जीएनपी, ये सब एम्प्लॉयमेंट, ये सब इसमें आता है। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। उसके बाद गवर्नमेंट बजटिंग, जो गवर्नमेंट बजट जो प्रेजेंट करता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर जनरल प्रेजेंट करते हैं, वो सब आता है उसमें। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये क्या सब रहते हैं, ये आता है। उसके बाद मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स, storage, transport and marketing of agriculture produce, issues and relating constraints, e-technology and aid of the farmers, e-technology in the aid of farmers, ये सब एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इरिगेशन वाला है। उसके बाद जो हमारे ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, स्टोरेज, ये सब एग्रीकल्चर वाला है। ई टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ किए जाते हैं फार्मर के हेल्प के लिए। उसके बाद देखो इश्यूज related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices, public distribution system। उसके बाद issues of buffer stock and food security, technology missions, economic, animal rearing वाला PDS सिस्टम हो गया, जो हमारे जो क्या बोलते हैं स्वस्थ धान्य दुकान, वो सब, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब इसमें आता है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनका स्कोप, सिग्निफिकेंस, उनके लोकेशंस, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, मीन्स उसको रॉ मटेरियल, उसके लिए मार्केट, जो मार्केट आता है वो अपस्ट्रीम में आता है, डाउनस्ट्रीम में, और रॉ मटेरियल का सप्लाई, ये सब आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म हो गए वो सब आता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो लिबरलाइजेशन, इकोनॉमी में जो लिबरलाइजेशन लाया, उसकी वजह से कैसे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, उसका इंडिया में हेल्प क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, ये सब। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल, वेरियस इन्वेस्टमेंट मॉडल रहते हैं, पीपीपी बेस्ड, वो सब आते हैं। उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडेज लाइफ। उसके बाद अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रहा है ज़्यादा बोलने की वजह से, तो सॉरी फॉर दिस। उसके बाद कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है वाटर पोल्यूशन की वजह से, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब चीज़ें इसमें आती है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, किसी भी जगह अगर नया प्रोजेक्ट लगाना है तो वहाँ एनवायरमेंट का उसका इम्पैक्ट असेसमेंट, उस इंडस्ट्री का एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसका जो असेसमेंट रहता है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसके बाद डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी डिजास्टर रहते हैं, जो भी अर्थक्वेक की वजह से, सुनामी की वजह से, उसका सबका इसमें इंक्लूड रहता है। उसके बाद लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जो एक्सट्रीमिज्म और डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट क्या बोलते हैं अनबैलेंस रहे, उसकी वजह से कैसे एक्सट्रीमिज्म बढ़ा, या बाकी भी कोई चीज़ें रिलेटेड है इन दोनों को, ये सब इसमें आता है। उसके बाद रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जो है हमारी इंडिया में, उसके लिए जो बाहर के देश के जो एक्टर, मीन्स बाहर के देश के जो एजेंसीज, कोई भी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए कैसे अफेक्ट करती है, उनका कैसा रोल होता है, ये सब इसमें आता है। उसके बाद चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, ये सब इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। उसके बाद सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म का रिलेशन। उसके बाद वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स, जो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस है, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, इन सब फोर्सेस के बारे में इसमें आता है। उसके बाद है पेपर 5 जनरल स्टडीज़ फॉर
इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसमें आपका सब इथिक्स, मोरालिटी, आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, मोरल थिंकर के बारे में, फिलोसोफर के बारे में, उसके बाद पब्लिक और सिविल सर्विसेज के क्या क्या वैल्यू है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद कॉरपोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, उसके बाद पब्लिक सर्विसेज, फिलोसफी रिलेटेड टू गवर्नेंस, ये सब इथिकल चीज़ें इसमें आती है। और इन सब टॉपिक के डिपेंड केस स्टडीज़ भी आती है। जैसे कि हम जनरली केस स्टडीज़ के बारे में देखते हैं कि आप एक पोस्ट पे कलेक्टर हो और आप कहीं तो काम कर रहे, फॉर एग्जांपल ले लो, हम जो इलीगल फुटपाथ पे जो ये है उन्होंने घर बीर बनाए, उनको तोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं और गरीब का घर सामने आया तो तुम कैसे एक्शन लोगे, ये सब चीज़ें केस स्टडीज़ में आते हैं। या कोई वुमन को जस्टिस देने के बारे में बहुत सारे केस स्टडीज़ इसमें आते हैं, जिसमें आपके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके इथिक्स, आपके मोरल वैल्यूज़, ये सब चेक किए जाते हैं। ये टोटल इथिक्स का पेपर रहता है। उसके बाद रहता है फाइनल स्टेज रहता है इन दोनों एग्ज़ाम के, प्रीलिम और मेंस को पास करने पर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कंप्लीट आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट रहती है। उसमें आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन रहता है, उसके बाद हॉबीज, स्किल्स और जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस पर क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे सब यूपीएससी के बारे में है। और भी कोई आपको शंका है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम भी है, मैं आपको शेयर करता हूँ उसके भी पूछ सकते हैं। तो देखो, थैंक यू, फॉलो अस ऑन यूट्यूब, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इंस्टा पे मेरा जो आईडी है JJW/सूरज, ये सब स्मॉल लेन में। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।